नमस्कार बच्चों। आज मैं चौथी कक्षा की विद्यार्थियों के लिए व्याकरण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हम व्याकरण किस लिए पढ़ते हैं या हमें व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियम सीखते हैं। क्योंकि केवल शब्द ही भाषा नहीं होते, उनका स्थितियों के अनुरूप ठीक ठीक प्रयोग करना ही भाषा कहलाता है। अर्थात व्याकरण को भली प्रकार समझकर ही हम भाषा को ठीक ठीक बोलना और लिखना अथवा उसका व्यवहार करना सीखते हैं। इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत हम सर्वप्रथम क्रिया पर एक नज़र डालेंगे। तो आइए इस क्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रस्तुति पर एक नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर क्रिया को उदाहरण के द्वारा समझेंगे, क्रिया के भेद यानी क्रिया के प्रकार को भी जानेंगे, सकर्मक क्रिया के भेद को भी जानेंगे, सकर्मक और अकर्मक की क्रिया की पहचान भी करने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्रिया को आसानी से समझने के लिए कर्म की पहचान पर भी एक नज़र डालेंगे और अंत में पूरे अभ्यास पर आपको एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक अभ्यास कार्य दिया जाएगा, जो आपको 2 दिन के बाद अभ्यास कार्य करके आपको सबमिट करना होगा। तो आइए सर्वप्रथम हम क्रिया की परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, यानी क्रिया क्या होती है? आप इन पिक्चरों पर एक नज़र डालिए। यहाँ एक बच्ची सो रही है। यहाँ देखिए कुक खाना पका रहा है। यहाँ देखिए एक बच्चा चित्र बना रहा है। यहाँ देखिए 2 बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं। यानी ये सारे चित्र हमें कोई न तो कोई कार्य होते हुए दर्शा रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि जो शब्द किसी काम के करने अथवा होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, एक लड़की सो रही है, कुक खाना पका रहा है, सोहन चित्र बना रहा है, 2 बच्चे गले मिल रहे हैं। यानी यहाँ सो रही है, पका रहा है, बना रहा है, मिल रहे हैं आदि ये सभी की सभी क्रिया होती हुई कार्य को दर्शा रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि क्रिया का मुख्य रूप जैसे सोना, गाना, हंसना, ये सारी क्रिया के मुख्य रूप कहलाते हैं। तो अब आइए अब क्रिया के भेद पर एक नज़र डालते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर होते हैं। यानी जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, स जोड़ कर्मक, स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के। यानी जिस वाक्य में कर्म है उस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन यहाँ कर्ता हो गया और पढ़ना यहाँ क्रिया हो गई। मोहन के क्रिया करने का फल प्रभाव पुस्तक पे पड़ता है। तो पुस्तक क्या हो गया? मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अ का मतलब होता है बिना, जोड़ कर्मक यानी कर्म के बिना। यानी जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में ऐसी क्रिया
जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, रोहन हंस रहा है। इसमें रोहन करता है और हंसना क्रिया है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें किसी भी कर्म की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे कर्ता हो गए, खेलना क्रिया हो गई। अब यहाँ पर हम जब अगर प्रश्न पूछते कि बच्चे मैदान में क्या खेल रहे हैं, तब उत्तर हमको मिलता कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल यानी उनके खेलने का प्रभाव फुटबॉल पे पड़ रहा है, तो वो कर्म कहलाता। परंतु यहाँ पर साधारण वाक्य है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अतः यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं व्यक्ति स्वयं भी करता है, जैसे बच्चा का सोना, बच्चा सोते हैं, बच्चे जागते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे खाते हैं, आदि आदि। ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आइए सकर्मक क्रिया के भेद पर एक नजर डालते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद कितने प्रकार होते हैं? सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, ये बहुत ही आसान है और आप बहुत ही जल्दी इसे समझ जाएंगे कि एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया क्या होती है। यानी जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में दो कर्म होता है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया। जैसे राधा खीर खाती है, राधा तो कर्ता हो गई और खाती है क्रिया हो गई। अब राधा का खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खीर पर। क्रिया के ठीक आगे हमने प्रश्न लगाया, क्या राधा क्या खाती है? उत्तर मिला खीर। तो खीर क्या हो गया? कर्म, यानी एक कर्म हो गया इसमें, ये हो गया एक कर्मक क्रिया। अब दो कर्मक क्रिया का उत्तर उदाहरण देखें। लता ने मुझे चित्र दिखाए। लता तो कर्ता हो गई और दिखाना क्रिया हो गया। लता ने क्या दिखाए? चित्र दिखाए, एक कर्म हो गया। लता ने क्या दिखाया? एक कर्म, चित्र दिखाया। अब दूसरा प्रश्न क्रिया के साथ लगा के पूछे, लता ने किसको दिखाया? उत्तर हो गया मुझे दिखाया, यानी एक कर्म दो कर्म। जब क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, तब उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आइए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के पहचान पर भी एक नज़र डालते हैं, ताकि आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचानने में बहुत ही आसान हो जाए। सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे, किसको, यानी जहाँ पर क्रिया है उसके ठीक पहले क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। और अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, उनके क्या उत्तर हैं? यदि प्रश्न करने पर उत्तर अर्थात एक कर्म मिले तो क्रिया एक कर्मक होती है। यदि प्रश्न करने पर दो उत्तर मिले अर्थात दो कर्म मिले तो क्रिया द्विकर्मक होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, दर्जी कपड़े सिल रहा है। ये सिल रहा क्रिया है। इसके ठीक पहले हमने प्रश्न लगाया, क्या, दर्जी क्या सिल रहा है? उत्तर मिला कपड़े, यानी एक कर्म प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। दूसरा देखिए, बच्चा शरबत पी रहा है। पी रहा के ठीक पहले प्रश्न लगाया, बच्चा क्या पी रहा है? उत्तर मिला शरबत, यहाँ भी एक कर्म प्राप्त हुआ। इसे हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। माता खरीदी के ठीक पहले प्रश्न लगाया, क्या, माता जी ने क्या खरीदी? सब्जी खरीदी।
दूसरा प्रश्न लगाया, कहाँ से खरीदी? दुकान से खरीदी। यानी इस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो दो कर्मों की जरूरत पड़ी। पहले सब्जी, दूसरा दुकान से, अर्थात ये हो गई द्विकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पापा ने भैया को कार दिलवाई। दिलवाई के आगे ठीक क्या प्रश्न लगाया? क्या दिलवाई? कार दिलवाई। किसको दिलवाई? फिर प्रश्न किया, किसको दिलवाई? भैया को दिलवाई। अर्थात इस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। पहला कार, दूसरा भैया। यानी दो कर्म मिलने पर ये क्रिया कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। तो आपको ये क्रिया पहचानने में बहुत ही आसान हो जाएगा यदि आप इन ट्रिकों को, इन तरीकों को अच्छी तरह से याद कर लें। अब आइए कर्म के बारे में भी थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं। कर्म, कर्म यानी कर्ता। कर्ता यानी जो भी सब्जेक्ट है, नेमिंग वर्ड्स है, नाउन है, वो सब कर्ता में आ जाता है। अगर वो जो कार्य करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये कुक है यानी ये कर्ता है। ये खाना बनाने वाला कुक है, ये कर्ता है। इसका कार्य करने का प्रभाव किस पे आ रहा है? खाना बना रहा है। तो ये खाना बनाना क्या हो जाएगा? खाना हो गया कर्म। यानी रमा खाना बना रही है। उपयुक्त वाक्य में कर्ता रमा के द्वारा खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, अतः कर्म है खाना। रमा क्या बना रही है? खाना बना रही है। कर्म जानने के लिए हम क्रिया पर क्या का या किसको का प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वो कर्म कहलाता है। जैसे सीता झाड़ू लगा रही है। सीता क्या लगा रही है? झाड़ू। तो झाड़ू क्या हो गया यहाँ पर? कर्म। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वेदांत फल खाता है। वेदांत क्या खाता है? वेदांत फल खाता है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? यहाँ फल हो गया। तो ये हो गया हमारे कर्म। बच्चों, आज के पूरे अभ्यास के लिए आपको ये कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके आप उत्तर लिख करके 2 दिन के बाद हमें सबमिट करिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।